आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे ये चैप्टर हम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना, ठीक है। वह पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे हम और इसी से समझेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने आसपास देखते हो तो आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की चीज़ें देखते हो। मतलब कुछ जीवित चीज़ें भी देखते हैं। लिविंग मतलब हो गया जीवित, कुछ जीवित चीज़ें भी देखते हैं और कुछ अजीवित चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है। थिंग्स यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज इट दैट एन inanimate things does not have which a living thing has। मतलब आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ऐसा हम में क्या है, मतलब ऐसा लिविंग थिंग्स में क्या है जो वो जीवित हैं और ऐसा अजीवित चीज़ों में क्या है जो कि वो अजीवित है, ठीक है। बस यही चीज़ के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। What is it makes an organism living and inanimate does not which a living has? The answer to this presence of the basic unit of life, the cell in all living organism। हाँ, तो इसका आंसर ये है कि उन जो आजीवित चीज़ें हैं जैसे कि जो फ्रिज हो गया, ठीक है, मतलब हाँ रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है, और टेबल हो गया, चेयर हो गई, उनमें क्या नहीं है, उनमें सेल प्रेजेंट नहीं है। सेल क्या है, एब्सेंट है उनमें, ठीक है। इन सब चीज़ों में सेल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, हम हो गए, और क्या बोलते हैं, फ्रॉग हो गया, और भी बहुत सारी लिविंग चीज़ें हो गई, स्नेल हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, बहुत सारी, बल्कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या है, सेल्स है। इनमें क्या है, सेल प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें लिविंग है। लिविंग थिंग्स में सेल प्रेजेंट है इसलिए वो लिविंग है, और इनएनिमेट थिंग्स में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में सेल प्रेजेंट नहीं है इसलिए वो नॉन लिविंग है, ठीक है, इनएनिमेट। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स के बने हैं, हाँ, चाहे एक सेल हो इनमें या मल्टी सेल हो, लेकिन बने सब सेल के ही हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। हाँ, जिनमें एक सेल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, आर कोल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनमें, जैसे हम ह्यूमंस हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो हाँ उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें एक सेल है उसको यूनिसेलुलर, और जिसमें बहुत सारे हैं सेल्स हैं उसको उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अब व्हाट इज सेल, सेल क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ऐसा नहीं कि उनमें एक सेल है तो वो अपने फंक्शन ऑफ लाइफ है जो वो सही से नहीं कर पा रहे हो, नहीं, वो सारे फंक्शन सही से करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनकी, मतलब किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं है, एंड परफॉर्मिंग द इजेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और इजेंशियल फंक्शन वो अपने आप से कर सकते हैं। एक सेल इजेंशियल फंक्शन कर सकता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन हम ह्यूमंस में ऐसा नहीं, हम ह्यूमंस में तो हमें पूरा सिस्टम बेस्ड है कि पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, इन सब चीज़ों से हमारा पूरा अच्छे से लाइफ सिस्टम चलता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ जिसमें उस पूरा सेल है, सेल अच्छे से वर्क कर रहा है, भले ही एक सेल हो, ठीक है, सेल अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छे से कंप्लीट सेल है पूरा, तो वो क्या है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है कि जिस चाहिए हो कि नहीं लिविंग बिंग को यही चाहिए। मतलब सेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक सेल है तो वो चीज़ क्या हो सकती है, लिविंग हो सकती है, ठीक है, होती है। कोई हैंस तो सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, चाहे एक सेल प्रेजेंट हो, चाहे दो सेल प्रेजेंट हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो, मिलियंस में हो, थाउजेंड में हो, बिलियंस में हो, कितनी भी हो, लेकिन सेल तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है, ये बात है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं
हाँ, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये इधर क्या लिखा है। एंटोन वॉन लिवियन Hook first saw and described the living cell. Later, Robert Brown later discovered the nucleus. ठीक है, तो देखो एंटोन, आई होप मैं ना वो नेम जो है वो सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर नहीं कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, एंटोन वॉन लिवियन हुक जो है उन्होंने सबसे पहले लाइव सेल डिस्क्राइब करा था। ठीक है, मतलब देखो सबसे पहले जो सेल है वो तो रॉबर्ट हुक ने करा था, डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उनने कौन सा सेल डिस्क्राइब करा था, डेड सेल। ठीक है, जो प्लांट वो था ना, कॉर्कोफॉर्म प्लांट। ठीक है, उन्होंने जो एक लकड़ी होती है उसकी वो ली, उसको लिया हल्का सा, मतलब उसकी ब्रांच ली हल्की सी, ज़रा सा उसका पार्ट लिया और उसमें उन्होंने सेल देखा। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ एक ऐसे उनको बीज की तरह स्ट्रक्चर दिखे थे। हाँ, उनके बारे में इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो डेड सेल है, मतलब फर्स्ट जो सेल है वो तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन जो फर्स्ट लाइफ सेल है वो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने करा था। जो रॉबर्ट हुक ने करा था उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था, उसमें क्या प्रोटोप्लाज्म क्या था, एब्सेंट था। लेकिन जो उसने उन्होंने किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek में, वो क्या था, लाइव सेल था। ठीक है, लिविंग सेल था, उसमें प्रोटोप्लाज्म था। ठीक है, वो तो ये बात आप याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेल किसने डिस्क्राइब करा था, उसमें ये ना लिखा हो कि लाइव सेल या डेड सेल। अगर डेड सेल पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, और अगर लिविंग सेल पूछा जाए तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek। आप लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले करा था वो था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कौन सा सेल करा था, डेड सेल देखा था उन्होंने। एक मिनट, आप लोग भी ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सेल तो रॉबर्ट हुक ने करा था, हमने पहले पढ़ा था, शायद दिया है ये भी 8th 9th क्लास किसी में, कि पुरानी क्लासेस में दिया है कि रॉबर्ट हुक ने करा, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने करा, तो ये फ़र्क है। ठीक है, उन्होंने डेड सेल करा था, मतलब उस सेल जीवित नहीं था। बार्क ऑफ द ट्री से करा था उन्होंने, उसका सेल देखा था। अब एंटोन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek है उन्होंने फर्स्ट देखा था और डिस्क्राइब करा था लाइफ सेल को। ठीक है, लिविंग सेल को, लाइफ सेल को। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा, न्यूक्लियस डिस्कवर करा। ठीक है, न्यूक्लियस डिस्कवर करा उन्होंने। The invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell। जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप की और उससे इम्प्रूवमेंट हुई उसमें, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन हुई उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को हम डिटेल में पढ़ पाए। पहले नहीं पढ़ पाते थे, कि मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन अब तो हम सब कुछ डिटेल में देख पाते हैं और पढ़ भी पाते हैं। ठीक है, पहले इतना नहीं था। सेल थ्योरी, अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी क्या है, इन 1838 में, ये सारे नाम जो है ना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन 1838 मीथियस स्केल्डिन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व that all plants are composed of different kinds of cell which form the tissue of the plant। हाँ, तो देखो इन 1838 में क्या हुआ, मीथियस स्केल्डिन आए, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है। ठीक है, क्या है वो, जर्मन बॉटनिस्ट है। देखो सीधी सीधी बात है, बॉटनिस्ट है, इसलिए उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी की। ठीक है, प्लांट के ऊपर की बॉटनिस्ट है। ठीक है, मीथियस स्केल्डिन थे इनका नाम, या नाम याद रखना, क्योंकि अभी एक और नाम आएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग। तो मीथियस स्केल्डिन आए 1838 में। उन्होंने वो क्या थे, वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इसलिए उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी करी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे एग्जामिन किया, और उन्होंने ये देखा कि क्या देखा कि जो सारे प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने हुए, अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं सब प्लांट्स में, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जिससे फिर वो क्या मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, उन्होंने ये
बात कही कि जो प्लांट्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं और सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। इनसे मिलके प्लांट्स बने इन सब चीज़ें। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर श्वान, ठीक है। थियोडर श्वान आए तो उन्होंने बोला, श्वान 1839 में आए, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये याद रखना। मीथियस स्केल्डिन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और ये जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। आई थिंक इधर थोड़ा कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, मुझे ऐसा लग रहा है थियोडर श्वान। शायद यहाँ पे कुछ गलती है या फिर पहले गलत लिखा हुआ, आई डोंट नो, पर लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे जर्मन की जगह ब्रिटिश लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, ब्रिटिश लिखा है यहाँ पे। तो आई डोंट नो, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो या पहले गलत हो या जो भी हो, लेकिन मैं बता देती हूँ पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे ब्रिटिश लिखा है। अगर किन्हीं लोगों की किताबों में लिखा हो तो वो लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिटिश, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, यहाँ थोड़ा नीचे लिखती हूँ, उधर अंदर घुसा ही जा रहा है मतलब अंदर हो जा रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी जगह क्या है, ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, ये जूलॉजिस्ट थे थियोडर श्वान। तो इन्होंने क्या किया, जब जूलॉजिस्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके ऊपर स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के सेल्स के ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है, एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करेंगे। रिपोर्ट डेट सेल्स एड थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने ये देखा कि जो सेल है उनके आसपास क्या होती है, एक थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उन्होंने बस इतना, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस ये डिस्कवर मतलब नाम उस टाइम पे उन्होंने नहीं देख पाया होगा, उन्होंने इतना बोला था कि थिन आउटर मेम्ब्रेन है नाम, अब हमने उसका रख ही दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आज के ज़माने में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन्होंने बोला कि इस जो एनिमल सेल है उसके आसपास जो है एक थिन आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, थिन आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको आज हम वो बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उन्होंने ये भी बोला, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़ ऑन प्लांट टिश्यू। उन्होंने फिर प्लांट टिश्यू के ऊपर भी स्टडी की थी, उन्होंने उस बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड करा कि डिड द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। हाँ, उन्होंने ये बोला कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में वो एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट का ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कि ये चीज़ एनिमल में तो सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। उन्होंने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस। तो इस बेसिस पे श्वान ने क्या करा, एक हाइपोथेसिस प्रपोज्ड की, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, जिस चीज़ का कोई प्रूफ ना हो, लेकिन मतलब ऐसा अंदाज़न उन्होंने बोला, डेट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड। उन्होंने बोला कि जो एनिमल और प्लांट है उनकी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की बनी हुई है। मतलब कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप लोग भी हाईलाइट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो उन्होंने ये बोला कि जो प्लांट और एनिमल की बॉडी है, बॉडीज़ हैं, वो किस चीज़ की बनी है, वो बनी है सेल्स की और प्रोडक्ट ऑफ सेल की, ठीक है, ये उन्होंने बोला। फिर है श्वान एंड स्केल्डिन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। तो स्केल्डिन और श्वान ने मिलकर क्या बनाई, साथ में सेल थ्योरी बनाई, ठीक है। स्केल्डिन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। दिस अब ये जो थ्योरी थी इन्होंने मिलके बनाई कि मतलब हाँ, सेल होते हैं, सेल से मिलके प्रोडक्ट ऑफ सेल बनते हैं, ये सब इन्होंने ये जो थ्योरी दी, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि नए सेल कैसे बनते हैं, क्योंकि बॉडी है, जब वो डिवाइड सेल कैसे बन रहा है, मतलब सेल से मिलके टिश्यू बन रहे हैं, लेकिन नए सेल कैसे बन रहे हैं। तो ये जो है ये रुडोल्फ वर्चाव आए, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की। इन्होंने बोला कि जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है। रुडोल्फ वर्चाव आए 1855 में। इन्होंने ये बताया कि जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। वर्चा 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि देखो ये एक मिनट,
देखो ये सेल है, ये डिवाइड कर जाएगा, ये दो बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो सेल हैं ये दो हैं तो ये दो बना लेगा, और ये इस दो सेल से फिर ये चार सेल बन जाएंगे। फिर ये जो चार हैं वो आगे जाके और बना लेंगे, ठीक है, और सेल्स बना लेंगे। जैसे इसने दो बना ली, इसने दो बना ली, इसने दो बना ली, इसने दो बना ली, तो और ज़्यादा सेल्स बन गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं, उन्होंने ये बोला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। He modified the hypothesis of Skeldin and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood is, हाँ, तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने मॉडिफाई करी जो हाइपोथेसिस स्केल्डिन और श्वान ने दी थी उसको, और एक सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दिया। मतलब पहले सेल थ्योरी थी लेकिन उसको कोई फाइनल शेप नहीं मिल रहा था ना, लेकिन उन्होंने क्या करा, फाइनल शेप दे दिए सेल थ्योरी को, ठीक है। किसने, रुडोल्फ वर्चाउ ने। सेल थ्योरी सेल थ्योरी फिर कैसी हो गई, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो सेल थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं। और एक और चीज़ क्या बताई, जो कि रोडोल्फ वर्चाउ ने मॉडिफाई किया था, मतलब बोली थी, वो क्या बोली थी कि जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो दो पॉइंट हो गए वो सेल थ्योरी के हो गए, याद रखना है हमको इनको। अब आगे बढ़ते हैं।